हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन। देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर लेसन 5th में मृदा अभिक्रिया के बारे में, और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मृदा अभिक्रिया का मतलब होता है मृदा की अम्लीयता, उसकी क्षारीयता, उसकी उदासीनता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसी को अपन मृदा अभिक्रिया बोलते हैं। अब मृदा अभिक्रिया जो होती है, इसके बारे में बहुत सारी सामान्य जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। आशा करता हूं आपको वो समझ में आई होगी। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण क्या होता है। यानी कि किसी भी मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोलाइड उपस्थित होते हैं, वो कोलाइड इस मृदा अभिक्रिया को, अर्थात मृदा की अम्लता, इसकी क्षारीयता, इसकी उदासीनता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए, साथ के साथ आप लोगों को नोट भी करते रहना है ताकि सारी चीजें अपने साथ साथ चलती रहे। तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर देखो, मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण करने के लिए कुछ एक दो कारक हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मृदा अभिक्रिया के कोलाइडी नियंत्रण में सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, और वो है प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो आप लोगों को जो है कोलाइडी नियंत्रण पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब क्या होती है ये चीज, पहले इसकी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो, कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म, कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म, कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन व तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमीनियम के आपेक्षिक अनुपातों को मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है। अब सुनो, इस चीज को अपन समझते हैं। देखो, आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना कि बेस क्या होता है ना। मैंने आपको बताया था कि चाहे बेस बोलो, चाहे क्षार बोलो, चाहे धनायन बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना। चाहे बेस बोलो, चाहे क्षार बोलो, चाहे धनायन बोलो, बात एक ही होती है। अब सुनो, परिभाषा क्या बोल रही है कि कोलाइडी जटिल के, अब सुनो ध्यान से, कोलाइडी जटिल मतलब होता है मृदा के अंदर उपस्थित कोई भी कोलाइडी कण, कोई भी कोलाइडी कण है मृदा के अंदर होते हैं। आपको पता है मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के कोलाइड होते हैं, और इन कोलाइडी कणों के ऊपर आपको पता है इनके ऊपर ऋणावेश होता है। क्या होता है इनके ऊपर? ऋणावेश। तो देखो, मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के कोलाइडी कण हैं, इनके ऊपर होता है ऋणावेश। ठीक है।
और ये ऋणावेशित कोलाइडी कण क्या करेंगे, ये बेस को या क्षार को या धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। अब कौन कौन से धनायन को अधिशोषित करेंगे, तो या तो H+ को करेंगे या Al+3 को करेंगे या फिर यहां पर देखो हाइड्रोजन आयन को या एल्यूमिनियम आयन को, ठीक है ना, इनको ये अपनी सतह पर क्या करेंगे, अधिशोषित करेंगे। अब इस H+ आयनों में Al+ आयन को कितने अनुपात में इसने अवशोषित किया, बस वही क्या कहलाती है, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, बेस बोलो, क्षार बोलो, धनायन बोलो, बात एक ही है। धनायन के रूप में यहां पर अपन ले रहे हैं क्या, अच्छा इसको एक और चीज बोलते हैं ना, भस्म, ये भी बोलते हैं भाई, है ना, जैसे यहां पर नाम आ रहा ना विनिमय भस्म, मतलब विनिमय धनायन, ठीक है। तो भस्म बोलो, बेस बोलो, क्षार बोलो, धनायन बोलो, बात एक ही है। और इसमें कौन कौन से धनायन लेंगे, H+ और Al+3, यानी हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम धनायन जो होते हैं वो इस कोलाइडी कण के ऊपर, इस कोलाइडी जटिल के ऊपर कितने प्रतिशत मात्रा में, कितने अनुपात में अधिशोषित हो रहे हैं इसकी सतह पर, बस वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। परिभाषा क्या है, कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयनों की आपेक्षिक अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं, ठीक है। यानी विनिमयशील भस्म कितनी है और अधिशोषित H+ और Al+3 की सांद्रता कितनी है, बस यही कहलाएगी क्या, आपका प्रतिशत बेस संतृप्ति, ठीक है। चलो अब इसके बारे में आगे अपन बात करें तो देखो, कम बेस संतृप्त प्रतिशतता पर अम्लता अधिक होती है, ध्यान रखेंगे यहां पर, कम बेस संतृप्तता पर अम्लता, कम बेस संतृप्तता पर अम्लता अधिक, अम्लता अधिक होती है, अधिक होती है तथा अधिक होती है तथा 100 के लगभग बेस संतृप्त प्रतिशतता पर, 100 के लगभग बेस संतृप्तता, बेस संतृप्तता पर, 100 के लगभग बेस संतृप्तता पर क्षारता बोलेंगे, क्षारता या उदासीनता होती है, उदासीनता होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि मृदा के अंदर कम बेस संतृप्ति है तो मृदा अम्लीय होगी, और यदि 100 के लगभग बेस संतृप्ति है तो वो या तो क्षारीय होगी या फिर उदासीन होगी। तो अपन इस प्रतिशत बेस संतृप्तता के आधार पर बता पाएंगे कि ये जो मृदा अभिक्रिया है ये कैसी है, यानी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल सी बात कि यदि कम बेस संतृप्तता है तो मृदा अम्लीय होगी, और 100 के लगभग बेस संतृप्तता है तो मृदा या तो क्षारीय होगी या फिर उदासीन होगी। तो मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण जो होता है इसको प्रदर्शित करने के लिए पहला बिंदु मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे बिंदु के बारे में, और दूसरा बिंदु होता है अपना मिसिल की प्रकृति, मिसिल की प्रकृति, वैसे इसको मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल की प्रकृति जो होती है ये भी कोलाइडी यानी मृदा अभिक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से,
इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक बार मैं इसको लिख लेते हैं अपन इसको, उसके बाद इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखो, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच मान, विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच मान भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अपन ने एक चीज तो ये देख ली है, क्या देख ली है कि प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है, इससे अपन मृदा अभिक्रिया के बारे में, मृदा की अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता के बारे में बता पाएंगे कि यदि कम बेस संतृप्ति है तो वो अम्लीय होगी, 100 के लगभग है तो वो उदासीन या क्षारीय होगी। ये बात तो आपने बता दी। परंतु कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि बेस संतृप्ति समान है, मृदा की बेस संतृप्ति समान है, परंतु फिर भी वहां पर पीएच का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। भाई बेस संतृप्ति समान है परंतु पीएच का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, मतलब मृदा अभिक्रिया अलग अलग है। भाई जब पीएच का मान अलग अलग आ रहा है तो मृदा अभिक्रिया क्या है, अलग अलग है। अब ये अलग अलग क्यों हुई, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग उसको देखिए, होते हैं। ठीक है, यदि मृदा में कार्बनिक जटिल उपस्थित हैं तो कार्बनिक जटिल उपस्थित हैं तो उसका पीएच मान, उसका पीएच मान कम होता है, जबकि पीएच मान कम होता है जबकि आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड उपस्थित है तो उसका पीएच अधिक होता है। यानी कि देखो अलग अलग चीजें उपस्थित है तो पीएच मान भी क्या है, अलग अलग होता है। कैसे हुआ बता दिया मैंने आप लोगों को कि भाई समान प्रतिशत बेस संतृप्ति है परंतु फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के कोलाइड उपस्थित होने के कारण यहाँ पर जो पीएच मान आएगा वो भिन्न भिन्न आएगा। जैसे मृदा के अंदर यदि कार्बनिक जटिल है, कार्बनिक पदार्थ वहां पर उपस्थित है तो पीएच मान जो होता है वो कम आता है, और यदि आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड वहां पर पाए जा रहे हैं तो उसका पीएच क्या आता है, अधिक आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से केवल बेस संतृप्ति ही मृदा के पीएच को प्रभावित नहीं करती, उसके अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो कोलाइड होते हैं वो भी आपकी बेस संतृप्ति आपकी पीएच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस और हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थित होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी कोलाइड जितना आसानी से H+ देगा, जितना आसानी से H+ देगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके बाद में एक बात आप लोगों को बताने वाला हूं, उस चीज को भी आप लोग नोट करें।
कि सिलिकेट क्ले से सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस और हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थित होता है। ह्यूमस तथा हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थित होता है, मध्य स्थित होता है। अब सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं अपन कि सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस व हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थित होता है। सुनो ध्यान से, ह्यूमस मतलब क्या हुआ, देखो कार्बनिक जटिल, ह्यूमस मतलब क्या हुआ, कार्बनिक जटिल हुआ, ठीक है। अब इसका पीएच तो क्या होता है, कम होता है। और हाइड्रस ऑक्साइड कौन से हैं, ये रहे आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रस ऑक्साइड, तो इनका पीएच क्या है, अधिक है। अब देखो ह्यूमस का पीएच ज्यादा है, ह्यूमस का पीएच कम है, हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में पीएच किसका होगा, तो वो ध्यान रखें किसका होगा, सिलिकेट क्ले का होगा। क्या होगा, सिलिकेट क्ले का होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि मृदा में कार्बनिक जटिल यदि है यानी ह्यूमस उपस्थित है तो पीएच मान कम होगा। हाइड्रस ऑक्साइड जैसे आयरन व एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड हैं तो पीएच मान ज्यादा होगा। और यदि सिलिकेट क्ले हैं तो पीएच का मान इन दोनों के मध्य में होगा। ये चीज आप लोगों को यहां पर बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसीलिए अपन आगे बात करें तो देखो आगे चर्चा अपन यहां पर करते हैं तो 50% बेस संतृप्ति पर 50% यानी कि बेस संतृप्ति तो समान है परंतु कोलाइड अलग अलग है, इसलिए पीएच मान भी अलग अलग होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 50%, यहां पर एक वर्ड अपन लगा देते हैं, इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच, क्ले का पीएच 5.2 से 5.8 कोमा हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच, हाइड्रस ऑक्साइड का पीएच 6 से 7 तथा कार्बनिक कोलाइड का पीएच, कार्बनिक कोलाइड का पीएच 4.4 से 5.0 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहां पर जो मिसेल है यानी कोलाइड है, ये कोलाइड भी पीएच मान को प्रभावित करते हैं, यानी कि चाहे बेस संतृप्ति समान हो परंतु फिर भी कोलाइड अलग अलग होने के कारण पीएच मान अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे कार्बनिक जटिल या ह्यूमस कोलाइड हैं तो पीएच मान कम होता है। आयरन व एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड होते हैं तो पीएच मान ज्यादा होता है। और सिलिकेट क्ले हैं तो इन दोनों के बीच में पीएच मान होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सभी की बेस संतृप्ति तो समान है, 50% बेस संतृप्ति, परंतु उस पर सिलिकेट क्ले है तो 5.2 से 5.8 पीएच है, हाइड्रस ऑक्साइड है तो 6 से 7 पीएच है, और कार्बनिक कोलाइड है तो 4.4 से 5.0 जो है पीएच यहां पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से अपन मिसेल की प्रकृति के आधार पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं ये पीएच का नियंत्रण करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वाली बात जो है ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।